So today we will study about equilibrium condition. देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स. एक होता है लीनियर और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है, दो टाइप के इक्विलिब्रियम होता है. एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम. अब आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे ये वाला पूरा पढ़ने की, लीनियर और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू स्टडी अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम. अब ट्रांसलेशनल हो या रोटेशनल हो, पहले ये समझते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या. सिंपल से लैंग्वेज में या सिंपल से एग्जाम्पल में अगर मैं आपको इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करूं, तो जैसे मान लो ये बॉडी है एंड द मास ऑफ दिस बॉडी इज 5 kg. ठीक है, द मास ऑफ दिस बॉडी इज व्हाट, 5 kg. लेट्स से यू अप्लाई अ फोर्स F1 which is equal to 10 Newton from this side, and you apply one more force F2. This is also equal to 10 Newton. Are you getting it? अब ये दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, और डायरेक्शन कैसा है, तो अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स तो आपस में सब्ट्रैक्ट होता है ना, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट. सो 10 and 10 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 आया. मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी, अगर मैंने एफ नेट को एम लिखा तो मेरा नेट फोर्स कैसा है, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 है, मतलब राइट हैंड साइड भी 0 होनी चाहिए. राइट हैंड साइड में क्या मास 0 हो सकता है, मास इज गिवन 5 kg. तो अगर लेफ्ट साइड पे फोर्स 0 है तो राइट साइड पे क्या होगा, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, टेल मी. एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है, इसके दो मतलब होंगे. ओके, एक्सेलरेशन 0 के दो मतलब होंगे. पहला मतलब, द बॉडी इज नॉट मूविंग. द बॉडी इज नॉट मूविंग का मतलब क्या, बॉडी कैसा है, रेस्ट पे. ये भी एक मतलब होता है इसका. दूसरा मतलब क्या होता है, द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसके दोनों मतलब होता है. एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है, या तो बॉडी मूव ही नहीं कर रहा, इट इज नॉट मूविंग, मतलब द बॉडी इज एट रेस्ट, ये एक मतलब होता है. और दूसरा कैसा है कि बॉडी शायद मूव करे, और अगर बॉडी मूव करेगा भी तो किस प्रकार से मूव करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, और दूसरा उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा. मतलब क्या, ऑलवेज इट विल गो इन द सेम डायरेक्शन. आर यू गेटिंग इट. बॉडी 5 kg का है, यहां पर भी 10 न्यूटन है, यहां पर भी 10 न्यूटन है, दोनों 10 न्यूटन आर इन अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे. कैंसिल होंगे का मतलब है नेट फोर्स 0. नेट फोर्स 0 का मतलब है एक्सेलरेशन 0. एक्सेलरेशन 0 के दो मतलब होते हैं. पहला मतलब क्या, आपका बॉडी चल ही नहीं रहा, द बॉडी इज नॉट मूविंग, बॉडी इज एट रेस्ट, ये भी एक मतलब सही है. दूसरा मतलब ये भी होता है, द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब या तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा, या तो फिर बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे भी चलेगा और हमेशा उसका डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होने वाला, स्पीड भी चेंज नहीं होने वाला. ये दोनों का मतलब होता है कि आपका एक्सेलरेशन 0 है. If the acceleration is 0, the net force of acting on the body is 0. इसी को हम कहते हैं equilibrium. This condition where the net force on the body is going to be 0, it is called as equilibrium. Are you getting it? Equilibrium का मतलब equal. See, if you try to break the word equal, are you getting it? So this condition is called as what? इक्विलिब्रियम. अब जैसे मान लो ऐसा एक क्वेश्चन है, यहां पर लेट्स से दिस बॉडी इज 10 kg एंड ये यहां पर इट इज हैंगिंग
another body is 5 kg. Let's say this angle is 30 degree. 10 kg body, 5 kg body, and the angle is what? 30 degree. Then can I say that 5 kg body downward force कितना हो गया? 50. ऊपर टेंशन कैसा है? T. 10 kg बॉडी, तो ये कितना आ जाएगा? 10 kg मतलब 10g मतलब 100 ना, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये. परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट. सो 100 cos 30, cos of 30 √3/2, तो ये कितना होगा? 50 √3. एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? टेल मी. 100 sin 30, sin of 30 is half, 100 into half, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 √3. यहाँ पर आएगा नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ पर क्या आएगा? टेंशन T. करेक्ट. अब आप कोई भी एक चीज अज्यूम कर लो कि मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 5 kg का बॉडी नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये 10 kg का बॉडी कहाँ पर एक्सेलरेट होगा? ऊपर एक्सेलरेट होगा. डू यू गेट इट? तो 5 kg को देखकर इक्वेशन क्या लिखोगे? 50 minus T is equal to 5, इक्वेशन 1. और 10 kg को देखकर लिखो तो क्या लिखोगे? T minus 50 is equal to 10 है, इक्वेशन नंबर 2. करेक्ट. यहाँ पे क्या होगा? माइनस टी प्लस टी कैंसिल, 50 और माइनस 50 भी कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 15 है. तो एक्सेलरेशन भी कैसा हो गया? एक्सेलरेशन 0. उसका मतलब क्या? नेट फोर्स भी कैसा होगा? तो नेट फोर्स 0 ही तो है. 5 kg को नीचे कौन लेके जा रहा है? और 10 kg को नीचे कौन लेके जा रहा है? ये वाला फोर्स इसको नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला फोर्स इसको नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है. आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पर 10 kg बॉडी और 5 kg बॉडी भी आपस में कैसे माने जाएंगे? इक्विलिब्रियम में, बिकॉज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज व्हाट? टेल मी. 0. आर यू गेटिंग इट? अब इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं होगा कि कोई कहीं पे चलेगा नहीं. वो भी मतलब हो सकता है द बॉडी इज नॉट मूविंग. हो सकता है कि ये 10 kg वहीं पर पड़ा है, 5 kg यहीं पर पड़ा है, ये भी हो सकता है. और दूसरा क्या हो सकता है? हो सकता है दोनों चल रहे हैं. जैसे मान लो आप 10 kg की बॉडी को नीचे से थोड़ा सा धक्का दे दो, ऐसे उसका इनर्शिया डिस्टर्ब कर दो. अभी तो दोनों रुके हुए हैं ना, थोड़ा सा इसको टच करके थोड़ा सा धक्का दे दो. अब क्या होगा? नाउ दिस विल गो डाउन एंड दिस विल गो अप. तो मूव तो करेंगे बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब उसी डायरेक्शन में ये मूव करता रहेगा नीचे और स्पीड भी सेम रहेगा. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? टेल मी. इक्विलिब्रियम. तो एक मिसकंसेप्शन होता है, स्टूडेंट्स को हमेशा ये लगता है कि भाई एक्सेलरेशन 0 मतलब बॉडी रुका हुआ है. ऐसा नहीं होता. हो सकता है कि बॉडी रुका हुआ हो और हो सकता है कि बॉडी चल भी रहा हो. अगर बॉडी रुका है तो ठीक है, बट अगर बॉडी चल रहा है तो मतलब क्या वो किस प्रकार से चल रहा होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन 0. डू यू गेट इट? और एक्सेलरेशन 0 है मतलब क्या? बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स कैसा है? नेट फोर्स कब 0 होंगे? जब सारे फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होंगे. इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन. डू यू गेट इट? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? तो जैसा मैंने आपको बोला, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम. जब मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो थोड़ा और डिटेल में करेंगे. अभी के लिए वो सोचने की भी कोशिश मत करो. योर ब्रेन विल नॉट बी एबल टू टेल यू व्हाट रोटेशनल इक्विलिब्रियम इज फॉर नाउ. बट अभी के लिए आपको ट्रांसलेशनल या फिर लीनियर इन वन डायमेंशन, जब आपका बॉडी आगे पीछे एक्स एक्सिस पे चलने की कोशिश कर रहा है या वाई एक्सिस पे चलने की कोशिश कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? आ रहा है समझ में? फाइन. नाउ विद दैट लॉजिक थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हाउ डू वी डील विद. लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन. Example 1 for the day. Let's say ceiling पे there is a body and the mass of the body is how much? 10 kg. So if it's a 10 kg body, मान लो इसको मैंने तो रस्सी से बांध दिया. यहाँ पर एंगल है 37 डिग्री, यहाँ पर एंगल है 53 डिग्री. ठीक है. फॉरगेट अबाउट ऑल दीज बिग टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ऑल. लॉजिकली सोचो, क्या लगता है आपको? वेयर विल द 10 kg बॉडी मूव?
मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूं कि ये जो दोनों रस्सी है वो मजबूत है, मतलब वो 10 किलो के वजन से टूटने नहीं वाली। इसको मैंने 53 डिग्री के एंगल पे, उसको मैंने 37 डिग्री के एंगल पे बांध दिया है रस्सी को। वेयर इज द 10 kg बॉडी गोइंग टू मूव? क्या वो खुद ब खुद ऊपर जाएगा? नहीं। क्या वो नीचे आ पाएगा? नीचे उसको ग्रेविटी बुला रहा है, बट दोनों रस्सी से उसको बांध के भी तो रखा है, तो नीचे आने नहीं देगी रस्सियां। ऊपर खुद ब खुद जाएगा नहीं। लेफ्ट में नहीं आ पाएगा क्योंकि इसने पकड़ के रखा है। राइट में भी नहीं आ पाएगा क्योंकि इसने पकड़ के रखा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इन रस्सी को नाम दे देता हूं मैं। लेट्स से दिस स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग AB एंड दिस स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज CD। आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इफ 10 kg बॉडी इज इन equilibrium, then find, if 10 kg body is in equilibrium, then find tension in both the strings। ये आपका पहला क्वेश्चन कि अगर 10 किलो का बॉडी कैसा है, इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों रस्सी पे इंडिविजुअल अमाउंट में क्या टेंशन होगा, ये आप निकालिए। डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? पक्का? ओके, लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन। पहले सारे सवाल समझ लेते हैं, फिर सॉल्व करना बहुत आसान है। लेट्स से अनदर क्वेश्चन इज दिस। यहां पर सिर्फ एक ही दीवार थी, सीलिंग वाली। यहाँ पे सीलिंग भी है और एक वर्टिकल वॉल भी है। यहां से एक सीधा रस्सी, 5 किलो की बॉडी, और यहाँ पे इधर 37 डिग्री पे। इस तरह से भी तो मैं बांध सकता हूँ। दोनों रस्सी को ऊपर बांधना जरूरी थोड़ी है। एक को ऊपर बांधा और एक को इस तरफ जो वर्टिकल वॉल थी उसके साथ बांध दिया। आर यू गेटिंग इट? ऑफ कोर्स दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वॉल। ठीक है, रस्सी का नाम वही, यहाँ पे रस्सी AB और इस रस्सी का नाम क्या है? CD। डू यू गेट इट? सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहां पर भी क्या लिखोगे? इफ 5 kg body is in equilibrium, then find tension in both the strings। ये आपका अगला सवाल हो गया। आर यू गेटिंग इट? तो ये दोनों क्वेश्चन है। लेट्स सी हाउ डू यू टैकल देम। बट आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आर यू ऑल फाइंडिंग इट इजी इनफ? चलो लेट्स सी, सोचेंगे कैसे। तो जब आप ये वीडियो देखकर ये चीज़ों को बुक में लिखोगे, क्वेश्चन ड्रॉ कर लेना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना, फिर ये सेम क्वेश्चन को वापस ड्रॉ करना और फिर उसी के अंदर सारे चेंजेस करना। एक ही डायग्राम में सब कुछ मत करो। आ रहा है समझ में? जब भी एक स्टूडेंट बुक पढ़ेगा तो उसको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया था और हमने क्या क्या बनाया है। आर यू गेटिंग इट? सो यू ड्रॉ दिस क्वेश्चन, सोल्यूशन में जाना, डायग्राम दोबारा ड्रॉ करना, और फिर 10 kg की बॉडी, कितने फोर्सेस आपको पता है? 3 फोर्सेस हम पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लगेगा, 10 किलो की बॉडी है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 10G माने 100 न्यूटन। बोलो हाँ या ना? इस बॉडी को नॉर्मल नहीं आने वाला क्योंकि सरफेस तो है ही नहीं। इस बॉडी की बात करूं 5 kg, तो नीचे क्या आएगा? 5G 50 न्यूटन। इसको भी नॉर्मल नहीं आने वाला क्योंकि सरफेस है ही नहीं। गेट इट? यहां पे एक टेंशन, यहां पे दूसरा टेंशन। डू यू गेट इट? ये टेंशन T1, ये टेंशन T2। गेट इट? यहां पर सेम, ये टेंशन T1 और ये टेंशन T2। डू यू गेट इट? पक्का? ओके। अब मैं क्या करता हूं, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यहां पे ऐसी लाइन बना लेता हूं। इससे मुझे क्या पता चलता है कि अगर ये वाला एंगल 37 डिग्री है
तो ये वाला एंगल भी 37 डिग्री, जेड बन रहा है अल्टरनेट एंगल। अगर ये वाला एंगल 53 है तो ये वाला एंगल भी कैसा होगा, 53 डिग्री होगा। गेट इट? वैसी एक रेफरेंस के लिए लाइन मैं यहाँ पर भी बना लेता हूँ, फेयर इनफ। और अगर ये वाला एंगल 37 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कैसा होगा, 37 डिग्री। डू यू अंडरस्टैंड? अब क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज T1, करेक्ट? तो ये क्या होगा, T1 cos 53, cos 53 3/5। इफ दिस इज T1 तो ये क्या होगा, T1 sin 53, sin 53 4/5। जिसको रिजॉल्व कर लिया उसको हम वहां से हटा देते हैं। डू यू अग्री? पक्का? इफ दिस इज T2, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, T2 cos 37, cos 37 4/5। and if this is T2 then this is T2 sin 37, sin 37 is 3/5। और इसको हटा देते हैं क्योंकि वो रिजॉल्व हो चुका है। डू यू अंडरस्टैंड? पक्का? क्या क्या बना लिया आपने? नीचे वेट नॉर्मल था नहीं क्योंकि सरफेस थी नहीं, दो रस्सी बंधी थी तो दो रस्सी का दो टेंशन आया, और फिर मैंने उसको रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व करने के लिए एंगल लगता, एंगल के लिए मैंने ऑल्टरनेट एंगल का इस्तेमाल किया, बट ऑल्टरनेट एंगल के लिए सीलिंग से एक पैरेलल लाइन तो लगती ना, तो सीलिंग से पैरेलल लाइन बनाई। ये एंगल 37 तो ये 37, ये 53 तो ये 53। इसको रिजॉल्व किया दो हिस्सों में, इसको रिजॉल्व किया दो हिस्सों में, हो गया। यहाँ पर भी सेम 5 किलो की बॉडी तो 5G तो ये कितना हो गया 50, ये भी सही है। यहाँ पर भी दो रस्सियां थी, जैसे वहां पे दो रस्सियां थी, यहाँ पे एक रस्सी इस तरफ है, एक रस्सी इस तरफ है। इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल ही है, लेकिन ये वाला तो एंगल पर है। एंगल को रिजॉल्व करने के लिए T1 को रिजॉल्व करने के लिए एंगल लगता, एंगल के लिए मुझे यूज करना था अल्टरनेट एंगल, बट अल्टरनेट एंगल के लिए सीलिंग से पैरेलल लाइन लगती, तो वो पैरेलल लाइन के लिए मैंने रेफरेंस लाइन बना दी। ये 37 तो फिर ये 37। अब मैं T1 को क्या कर दूंगा, रिजॉल्व। इफ दिस इज T1, दिस इज 37, दिस इज गोइंग टू बी T1 cos 37। हाउ मच इज cos 37? 4/5। अरे हाँ या ना? And how much is this? T1 sin 37, sin 37 3/5। जिसको रिजॉल्व किया उसको वहां से हटा दो। बोलो डू यू अग्री? आ रहा है समझ में या बाउंस हो रहा है? पक्का? बस अब बोला ही था ना, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था, इफ 10 kg बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड टेंशन ऑन बोथ द सिंग। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, हर जगह पे फोर्सेस इक्वल है। हर जगह से क्या मतलब है, हर जगह से मतलब है फोर्स नेट ऑन एक्स एक्सिस भी जीरो है एंड फोर्स नेट ऑन वाई एक्सिस भी कैसा है, जीरो। नेट फोर्स एक्स एक्सिस पर भी जितना राइट में होगा उतना लेफ्ट में होगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और नेट फोर्स बॉडी पे जितना वाई एक्सिस पर है तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आर यू गेटिंग इट? बस फिर तो ये आपको ये लैंग्वेज समझी। नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो, नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस इज आल्सो जीरो। डू यू गेट इट? बस फिर वापस आ जाओ बॉडी पे। बॉडी पे देखो एक्स एक्सिस पे कितने फोर्स है, इस तरफ 3/5 T1, अरे यार, और इस तरफ 4/5 T2। तो लेफ्ट वाला बड़ा या राइट वाला बड़ा? कोई नहीं, इक्विलिब्रियम है ना, तो दोनों फोर्सेस बराबर है, तो ये और ये इक्वल, तो लिख दो फिर। तो 3/5 T1 is 4/5 T2। Did you get it? 3/5 T1 is 4/5 T2। हाँ या ना? बस फिर ये 5 से ये 5 कटा, आपको मिला 3T1 is 4T2। रखो इसको संभाल के, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, एक ही इक्वेशन है, दो अननोन है। एक और इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस इज आल्सो व्हाट, टेल मी? जीरो। ऑन वाई एक्सिस अगर आप देखोगे, वाई एक्सिस पे जितने फोर्सेस ऊपर हैं और जितने फोर्सेस नीचे हैं वो भी आपस में सेम होंगे। तो नीचे कितना फोर्स है, एक ही, कौन सा? और ऊपर कितने फोर्सेस हैं, दो, 3/5 T2 और 4/5 T1। बट ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों आपस में ऐड होंगे। तो ऊपर क्या लिखोगे आप, ऊपर कितने फोर्सेस हैं, दो,
3/5 T2 प्लस 4/5 T1, और ये दोनों मिलकर किसको बैलेंस कर रहे हैं? नीचे वाले वेट को, 100 को। डू यू गेट इट? पक्का? मतलब यहां से T2 को क्या लिख सकता हूं मैं? व्हाट इज T2 इक्वल टू 3/4 T1, और यहां से T2 उठा के इधर डाल दो। आर यू विथ मी? T2 को क्या लिखेंगे? 3/4 T1 प्लस ये क्या है? 4/5 T1 इज, आर यू गेटिंग इट? एक काम करते हैं, T1/5 कॉमन ले लूं, तो T1/5 अगर कॉमन लिया तो इधर क्या बचा? 3 × 3 9/4, और यहाँ पे क्या बचा? 4 इज इक्वल टू 100। मेरे पास जगह कम है, तो अगला स्टेप में मैं ये 5 को उस तरफ लेकर 500 कर देता हूँ, चलेगा? और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1, तो ये 9, और ये 4 × 4 16, 16 + 9 25। आर यू गेटिंग इट? तो ये कितना हो जाएगा? T1 ऊपर आएगा 25, नीचे कितना आएगा? वो 4 को भी उस तरफ ले लूं, तो वो 4 को उस तरफ लिया तो ये क्या हो जाएगा? 2000। अरे यार, और फिर ये 25 को नीचे ले लूं, अगर 25 को भी नीचे ले लिया तो क्या हो जाएगा? ये 5 से 8 से कैंसिल होगा और ये 0, तो यहाँ से आंसर आ रहा है T1 इज इक्वल टू 80 न्यूटन। आर यू गेटिंग इट? मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत स्टेप्स उड़ाए, उधर ही रीराइट कर करके, आप जरा बुक में ढंग से लिख लेना। फेयर इनफ। यहाँ से अगर मुझे T1 मिलता है 80, तो इस T1 की वैल्यू मैं क्या करूंगा? T1 की वैल्यू इधर डाल दो। अगर आपने T1 को डाल दिया 80, तो 4 और 80 कटेगा 20 से, और ये 20 और 30 कितना हो जाएगा? तो T2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। मुझे दोनों रस्सी पे अलग अलग टेंशन मिल गया। हेलो, आ रहा है समझ में? फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में सेम आपका लॉजिक वही है, नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस इज 0 and net force on y-axis is also 0. Are you with me? In this case, what do we write? x-axis पे क्या चल रहा है? x-axis पे इस तरफ क्या है? सिर्फ T2 है, और इस तरफ क्या है? 4/5 T1, तो ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे। नेट फोर्स ऑन y-axis, y-axis पे ऊपर एक ही फोर्स है, कौन सा? 3/5 T1, और नीचे एक ही है, तो क्या लिखोगे? 3/5 T1 इज इक्वल टू 50। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ से T1 क्या मिला? ये 5 उस तरफ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 250/3 न्यूटन। वी कैन वेरी वेल गो इनटू द डेसिमल, बट छोड़ो, 250/3। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ से T2 क्या हो जाएगा? 4/5 T1, एंड T1 इज व्हाट? 250/3। तो ये क्या होगा? दिस विल कट विथ 50 इंटू 4, 200/3। Did you get it? 200/3 न्यूटन। ये हो जाएगा आपका T2 का वैल्यू। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से आप दो रस्सियों पे टेंशन निकालने वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, which is based on what? Tell me. Equilibrium conditions. Do you understand this? आ रहा है समझ में? कोई डाउट है इसमें? पक्का? Fine. Just go through it. Let's start with the third question now. Third question looks like this. ध्यान से देखो. You are given with a ceiling, और इस बार हमको रस्सी का टेंशन नहीं पूछा होगा, ठीक है? इस बार कुछ अलग सा क्वेश्चन बनाते हैं कि यहाँ पर एक पुली है, यहाँ पर एक और पुली है, and from this pulley there is a body hanging. Let's say the mass is m kg, and ये जो स्ट्रिंग है वो ऑल द वे यहाँ पर आया, एंड यहाँ पर वो एक दूसरे बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, एंड दिस बॉडी इज m√2 kg। ये रस्सी यहाँ पर भी जुड़ी हुई है, मतलब ये वाला ब्लॉक एक और रस्सी से जुड़ा हुआ है। नाउ दिस स्ट्रिंग इज ऑल्सो पासिंग ओवर अ पुली, इट इज गोइंग हियर, and the mass is again m kg. Do you understand this? आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? So the question is,
देयर आर टोटल 3 ब्लॉक्स नाउ, टोटल 3 ब्लॉक्स। आ रहा है समझ में? m kg, इस तरफ भी m kg और इस तरफ m रूट 2 kg, और m रूट 2 kg वाला जो ब्लॉक है वो 2 रस्सियों से जुड़ा हुआ है। दिस इज कमिंग हियर एंड दिस इज गोइंग देयर। आर यू गेटिंग इट? और सिचुएशन कुछ ऐसा है दैट नो ब्लॉक इज मूविंग एनीवेयर। ना ये वाला ऊपर नीचे जा रहा है, ना ये वाला ऊपर नीचे जा रहा है, और ना ही ये वाला ऊपर नीचे जा रहा है। सब लोग अपनी अपनी जगह पे रुके हुए हैं। एवरीथिंग इज स्टिल, नथिंग इज मूविंग। आर यू गेटिंग इट? नथिंग इज मूविंग मतलब क्या? ये सिचुएशन कौन सी हो गई? ये इक्विलिब्रियम की परिस्थिति हो गई। और अगर सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या? The net force on x-axis and on y-axis is what? Are you getting it? If net force on x-axis and y-axis is 0, आपको ये सवाल पूछा गया है कि मान लो एक ऐसे वर्टिकल लाइन है एंड दिस एंगल इज थीटा, और एक और वर्टिकल लाइन है यहाँ पे एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, एंड इट इज सिमेट्री। सिमेट्री मतलब ये वाला थीटा सब कुछ सेम है। आपको बोला गया है इफ द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड दिस एंगल। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इफ एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड थीटा। आपको ये वाला एंगल थीटा निकालना है, ये आपका क्वेश्चन। ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम ही है, मैंने बोला ना इट इज इन सिमेट्री। आपको ये थीटा निकालना है और सब कुछ बोला हुआ है कि रुका हुआ है, एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम। डू यू गेट इट? एज ऑलवेज क्वेश्चन बनाना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना, डायग्राम को वापस बनाना, और फिर उसके अंदर हम सारे फोर्सेस बनाएंगे। पहले क्या कर लेते हैं, सभी फोर्सेस सभी ब्लॉक्स के वेट्स बना लेते हैं। तो m kg will produce downward mg, this m kg will also produce downward mg, m root 2 kg will produce m root 2g downward। बोलो हाँ या ना? ओके। ऊपर टेंशन बनेगा, T1 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक अलग रस्सी है, ये एक अलग रस्सी। अच्छा, अगर T1 इस तरफ से है तो T1 इस तरफ से भी होगा, टेंशन तो दोनों बाजू से होगा ना। डू यू गेट इट? T1 T1, एंड यहां पर भी एक रस्सी है, तो ये अगर टेंशन T2 है तो यहां पर भी एक टेंशन T2 होगा। बोलो, डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? श्योर? ओके। अब ध्यान से अगर आप इस ब्लॉक को देखते हो, सिर्फ इसको, कहां पर जा रहा है ये ब्लॉक? कहीं नहीं। मतलब क्या? लेफ्ट वाला फोर्स और राइट वाला फोर्स एक जैसा, ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स, हाँ, बट इसके अभी लेफ्ट राइट में कुछ है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे? नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस इज 0 ना, मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स एक जैसा। ऊपर वाला फोर्स क्या है? T1, नीचे वाला mg, तो आप क्या लिखोगे? T1 इज इक्वल टू mg। बोलो हाँ या ना? कॉल इट एज इक्वेशन 1। ये आपने इस वाले ब्लॉक को देखकर लिखा, इस वाले ब्लॉक को देख लो, ये वाला ब्लॉक भी तो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं नहीं जा रहा, तो यहां से क्या पता चल रहा है? T2 इज इक्वल टू mg। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब T1 mg है, T2 mg है, इसका मतलब क्या कि T1 और T2 कैसा है? आर यू गेटिंग इट? T1 mg है, T2 mg है, मतलब T1 और T2 कैसा है? ठीक है, इस चीज को हम रखेंगे, आगे कहीं काम आएगा तो। इसको देखते हैं m रूट 2 को। अब इसमें नीचे क्या लग रहा है? m रूट 2g, बट ऊपर क्या लग रहा है? एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे अपने पास कुछ है ही नहीं, रिजॉल्व कर लेता। अरे हाँ या ना? अगर आपने T2 इस तरफ है, थीटा इस तरफ है, इस तरफ रिजॉल्व किया तो ये क्या आएगा? T2 cos थीटा, और इस तरफ रिजॉल्व किया तो T2 sin थीटा, और फिर T2 चला जाएगा क्योंकि वो रिजॉल्व हो चुका है। बोलो हाँ या ना? सिमिलरली अगर ये T1 है, ये थीटा है, तो ये क्या आएगा? ये क्या है? ये आएगा T1 cos थीटा, और ये क्या आएगा? T1 sin थीटा,
और ये यहां से कट जाएगा। डू यू गेट इट? m√2 kg का जो बॉडी है वो लेफ्ट राइट भी तो नहीं जा रहा। अब अगर आपने ये लिखा कि वो लेफ्ट और राइट में नहीं जा रहा, मतलब आप क्या लिखोगे? नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो। नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो मतलब क्या? लेफ्ट वाला फोर्स इज इक्वल टू राइट वाला फोर्स। अगर आपने वो लिखा भी तो आपको क्या मिलेगा? T1 sin थीटा इज इक्वल टू T2 sin थीटा। बट ये थीटा तो सेम है, तो साइन थीटा तो कैंसिल होगा। अगर साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हुआ तो मिला क्या? T1 इक्वल टू T2। बट वो तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, वापस वही चीज डिराइव करने से क्या मतलब है? आर यू गेटिंग इट? तो फिर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं दैट नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो, बट उससे कुछ अलग मिलने वाला कोई बात नहीं। अब आप लिख दो नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस इज जीरो, मतलब ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू, ऊपर वाला फोर्स क्या है? T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा, और नीचे क्या है? m√2g। डू यू गेट इट? बट हाउ इज T1 एंड T2? तो अगर दोनों सेम है तो मैं लिख दूं 2T1 cos थीटा इज m√2g। 2 ये क्या है? T1। हाउ मच इज T1? तो लिख दो T1 को mg लिख दो। cos थीटा इज इक्वल टू m√2g। तो m और g यहां से कटे, क्या बचा? 2 cos थीटा इज इक्वल टू, तो व्हाट इज cos थीटा? √2/2। √2/2 मतलब क्या? cos थीटा में 1/√2 आया, मतलब थीटा कितना है? 45 डिग्री। डू यू अंडरस्टैंड? थीटा इज 45 डिग्री। ये वाला दोनों थीटा कैसा आ गया? 45 डिग्री। और आपका क्वेश्चन क्या था? इफ द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड थीटा। सो थीटा कितना आ रहा है? 45 डिग्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आ रहा है समझ में या बाउंस हो रहा है? पक्का? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मान लो आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट वॉच इट। डायग्राम समझ में आ रहा है? आप इसको समझो, ये पहले कुछ ऐसा रहा होगा शुरुआत में। ये सीलिंग है, यहां पर एक mkg का ब्लॉक था, उसके नीचे एक और mkg का ब्लॉक था। शुरुआत में ये इस प्रकार से रहा होगा, ये बराबर सीधा होगा, ये यहां पर होगा, और ये भी बराबर सीधा होगा, ये इसके नीचे रहा होगा। तो स्टार्टिंग में सीधी रस्सी नीचे ब्लॉक m, सीधी रस्सी नीचे एक ब्लॉक m, ऐसा रहा होगा। फिर किसी ने इसको ऐसा पकड़ के ऐसा खींचा होगा। अब जब इसको मैं खींचूंगा तो ये तो राइट में ही आएगा ही, बट ये रस्सी भी तो टेढ़ी हो जाएगी, और फिर वो टेढ़ी रस्सी इसको भी खींचेगी, और फिर इसको भी थोड़ा सा हिलना पड़ा होगा, और फिर आखिर में जब आपने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया होगा, कुछ देर बाद ये परिस्थिति ऐसी हो चुकी होगी कि नीचे यहाँ पर वर्टिकल के साथ एंगल बन चुका होगा θ2, ऊपर एंगल बन चुका होगा θ1। आर यू गेटिंग इट? ऊपर वाली रस्सी को मैं नाम देता हूं AB, और नीचे वाली रस्सी को मैं नाम देता हूं CD। आर यू गेटिंग इट? आपसे क्वेश्चन वही पूछा है कि θ1 और θ2 निकालिए, और दोनों रस्सी AB और CD पर टेंशन भी निकालिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहले ये कैसा रहा होगा? आ रहा है समझ में? फिर मैंने इसको पकड़ के ऐसे खींचा, तो जब आप ये mkg को पकड़ के राइट में खींचोगे तो ये वाला बॉडी तो राइट में जाएगा ही। अरे वेटेंगे, इसके साथ साथ इसको भी वो थोड़ा सा राइट में खींचेगा, और आपको बोला है कि भाई दोनों रस्सी पे मुझे क्या निकाल के दो? टेंशन निकाल के दो, एंड और क्या? ये दोनों θ1 और θ2 जो है वो मुझे आप एंगल भी निकाल के दो, एंड एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम। एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नाउ इस क्वेश्चन में लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है कि सर अगर इस बॉडी का मास था mkg, तो नीचे वजन कितना आना चाहिए? mg। तो सर ये mg इस तरफ क्यों लगा? अरे ये वेट वाला mg नहीं है, इस बॉडी का mg अभी भी नीचे ही लग रहा है,
ये तो कोइंसिडेंस कैसा हो गया, मैंने जिस ताकत से उसको खींचा वो mg के बराबर है। दिस इज नॉट वेट वाला mg, ये मेरा अप्लाइड फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड mg के बराबर है। आर यू गेटिंग इट? कोइंसिडेंस, डू यू गेट इट? पक्का? ओके। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इसका वजन तो नीचे आता है, आपने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये अचानक से राइट में क्यों आ गया? आ रहा है ये समझ में? पक्का? ओके। एंड आपका क्वेश्चन क्या होगा? इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड टेंशन ऑन बोथ द स्ट्रिंग्स एंड फाइंड बोथ द एंगल θ1 एंड θ2, ये आपको निकालना है। सवाल आ रहा है समझ में? पक्का? फाइन। इसको कहीं पर तो वीडियो को पॉज करके वो वाली चीज लिख लेना, क्योंकि जब मैं ये पूरा कंटिन्यू करूंगा आई विल जस्ट रब दैट पार्ट। फेयर इनफ? यहां पर आते हैं वापस, पूरा क्वेश्चन लिखना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना, इस डायग्राम को रीड्रॉ करना, और रीड्रॉ करने के बाद हम इसके अंदर फोर्सेस दिखाएंगे। m kg का बॉडी, नीचे वेट कितना? mg। m kg का बॉडी, नीचे वेट कितना? mg। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट है इसमें? ओके। अब ये रस्सी पे टेंशन है ना, इस टेंशन को ऐसे ड्रॉ करूंगा मैं, इसको लिखता हूं T2, तो टेंशन तो दोनों तरफ से आएगा ना, तो ये भी क्या आएगा? T2। और यहां पर एक टेंशन आएगा, दिस इज T1, तो एक टेंशन यहां पर भी तो आएगा। अरे हाँ या ना? टेंशन on the string is always along the string, away from the body and from both the sides। तो अगर यहां से आपने एक टेंशन बनाया है इस तरफ, तो यहां से भी एक टेंशन बनेगा इस तरफ। अगर आपने यहां से टेंशन बनाया इस तरफ, तो यहां से भी एक टेंशन बनेगा इस तरफ। आर यू गेटिंग इट? हालांकि ये वाला जो टेंशन है वो लग किस पे रहा है? सीलिंग पे, और आपको सीलिंग को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हेलो, यू डोंट वांट टू स्टडी सीलिंग। आर यू गेटिंग इट? एनीवेज, बना के रख देता हूं क्योंकि वो सही फिजिक्स है। गेट इट? ओके। अब क्या, अगर मैं यहां पर एक रेफरेंस लाइन बनाता हूं, तो देखो यहां पे z बन रहा है, अल्टरनेट एंगल। सो इफ दिस इज θ2, दिस इज ऑल्सो θ2। इफ दिस इज θ2, तो मैं T2 को रिजोल्व कर लूं, तो आप T2 को रिजोल्व करोगे तो ये क्या आएगा? T2 cos θ2। आर यू गेटिंग इट? और ये क्या आएगा? T2 sin θ2। और इस T2 को आप यहां से हटा दीजिए क्योंकि वो रिजॉल्व हो चुका है। डू यू गेट इट? आ रहा है समझ में? वापस एक बार, m kg के बॉडी का एक वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये दूसरा भी वेट ही है क्या? ये मैंने जिस ताकत से खींचा, मेरी खींचने वाली ताकत उसके वेट के साथ मैच कर रही है। इट इज अ कोइंसिडेंस। वो तो जो सवाल बना रहा है उसकी मर्जी ना, तो यहाँ पे मेरे मर्जी, मैंने mg लिखा। हो सकता है कि मैं एग्जाम में आपको ये 5 mg करके दे दूं, तो आप उस हिसाब से सॉल्व करना, ज्यादा सोचने वाली बात इसमें। डू यू गेट इट? हाँ, यहाँ पर इस तरफ रस्सी से बंधा हुआ है, तो रस्सी पे तो आएगा ही टेंशन T2। एंड इफ दिस एंगल इज θ2, इवन दिस एंगल इज θ2। इफ दिस इज θ2, दिस इज T2, तो ये क्या हो जाएगा? T2 cos θ2, T2 sin θ2। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आ रहा है समझ में? ओके देन, ये जो m kg की बॉडी है, अगर आपने इस m kg की बॉडी को देखकर लिखा, देन नेट फोर्स ऑन x एक्सिस इज 0। ये मैं किसको देख के लिख रहा हूं? नीचे वाले बॉडी को। यहां पे लिख देता हूं, नीचे वाला बॉडी। तो नीचे वाले बॉडी को देखकर आप क्या लिखोगे? नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस इज 0। एक्स एक्सिस पे अगर नेट फोर्स 0 है, मतलब क्या? लेफ्ट वाला T2 sin θ2 और राइट वाला mg दोनों कैसे हैं? तो लिखो फिर T2 sin θ2 इज इक्वल टू mg। रखो इसको संभाल के, इक्वेशन 1 बोल दो। डिड यू गेट इट? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या डालूंगा? नेट फोर्स ऑन y एक्सिस इज आल्सो 0। ऑन y एक्सिस क्या है? ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। ऊपर वाला फोर्स क्या है? T2 cos θ2, और डाउनवर्ड फोर्स क्या है? mg। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। फाइन। व्हाट हैपेंस नाउ, अगर आप 1 और 2 को डिवाइड कर देते हो, 2 डिवाइड बाय 1 ओरली करेंगे, सॉरी 1 डिवाइड बाय 2 करता हूं।
1/2। तो क्या होगा, ये T2 से T2 कटेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा, tan थीटा 2। और इधर mg से mg कटेगा, tan थीटा 2 इज 1, मतलब थीटा 2 कितना आया, 45 डिग्री। डू यू गेट इट? अगर इस 45 डिग्री को आप इक्वेशन 1 या 2 में डाल देते हो वापस, पुट थीटा 2 इनसे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, T2 sin थीटा 2 इज mg, T2 sin थीटा 2, थीटा 2 is 45, so sin 45, sin 45 1/√2 is equal to mg। तो √2 चला गया इस तरफ, तो व्हाट इज T2 इक्वल टू √2 mg। T2 क्या आ गया, √2 mg। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, मैंने थीटा 2 निकाल लिया और मैंने टेंशन, मतलब नीचे वाली रस्सी का टेंशन मिल गया और ये वाला एंगल भी मिल गया। अब जाते हैं ऊपर वाली बॉडी पे, तो अब ऊपर वाली रस्सी का टेंशन चाहिए और ऊपर वाले बॉडी का एंगल चाहिए। डू यू गेट इट? अब देखो उसके लिए क्या करेंगे, ये T2 और ये थीटा 2 के लिए आपने नीचे वाली बॉडी को पढ़ा ना, लिखा तो है नीचे वाला बॉडी। अब किसको पढ़ेंगे फिर, ऊपर वाले बॉडी को। आर यू गेटिंग इट? तो ऊपर वाले बॉडी के लिए आप क्या करोगे, देखो ये mkg था तो नीचे क्या लगा, mg। अच्छा यहाँ पे रस्सी से बंधा हुआ था ना, तो अगर इस रस्सी पे यहाँ पे आया T2 तो ये रस्सी पे यहाँ पर भी तो एक T2 आएगा ही, तो क्यों ना इस T2 को भी रिजोल्व कर दिया जाए। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो ये T2 ये थीटा 2, तो अगर आपने रिजोल्व किया तो ये क्या बनेगा, T2 cos थीटा 2, और इस तरफ क्या आएगा, T2 sin थीटा 2, और फिर ये चला जाएगा। अरे हाँ या ना? और अगर मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए लाइन बना दी तो ये थीटा 1 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, इफ दिस एंगल इज थीटा 1 एंड दिस इज T1, तो व्हाट इज दिस, T1 cos थीटा 1 एंड व्हाट इज दिस, ये है T1 sin थीटा 1। आर यू ऑल गेटिंग इट? और यहाँ से ये T1 भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मतलब लेट्स रब इट, रिजोल्व हो गया ना, हटा देता हूं मैं। आर यू गेटिंग इट? अब मैं किसको पढ़ने वाला हूं, ऊपर वाले बॉडी को। प्योरली मेरे पास यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं नीचे वाले बॉडी को रब कर दे रहा हूं। आर यू गेटिंग इट? डायग्राम में कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस, और वैसे भी मैं नीचे वाले बॉडी को पढ़ चुका हूं, अब मैं ऊपर वाले बॉडी को पढ़ने जा रहा हूं, तो इसका मुझे कुछ काम नहीं है इसीलिए मैं रब कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। आर यू गेटिंग इट? तो अब आप किसको पढ़ोगे, ऊपर वाले बॉडी को। ऊपर वाले बॉडी के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे कैसा लिखा है नीचे वाला बॉडी, वैसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाला बॉडी। आर यू गेटिंग इट? ऊपर वाले बॉडी को अगर आप देखोगे और अगर ये लिखोगे नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस इज 0, तो इस वाले बॉडी पे इस तरफ क्या है, T1 sin थीटा 1, और इस तरफ क्या है, T2 sin थीटा 2। तो लिख देते हैं T1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू T2 sin, बट वेट मेरे पास T2 की वैल्यू है और मेरे पास थीटा 2 की भी वैल्यू है, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, नहीं तो बहुत ज्यादा अननोन हो जाएंगे। T1 अननोन, T2 अननोन, थीटा, ये थीटा 1 लिखना है ना, थीटा 1 अननोन, थीटा 2 अननोन। एक इक्वेशन में 4 अननोन का क्या काम, तो रख देते हैं ना, जो पता है वो रख दो। T2 कितना है, √2 mg, तो रखो यहाँ पे लेफ्ट में क्या आएगा, T1 sin थीटा 1, ये क्या है T2, व्हाट इज T2, √2 mg sin थीटा 2, व्हाट इज थीटा 2, 45, तो साइन ऑफ 45 1/√2, तो √2 और √2 कट। तो इन शॉर्ट मुझे एक और इक्वेशन मिला, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, T1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू mg। बोलो हाँ या ना? ये मैंने क्या लिखा, नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस इज 0। अब मुझे क्या लिखना है, नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस का नेट फोर्स 0 मतलब क्या, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू, बट इस बॉडी पे ऊपर वाले फोर्स में क्या है, तो यहाँ पर क्या आएगा, T1 cos थीटा 1, और नीचे क्या है, नीचे दो फोर्स है, T2 cos थीटा 2 भी है
mg भी है, तो यहाँ पर क्या आएगा t2 cos थीटा 2 प्लस mg. डू यू गेट इट? वापस वही बात, जो जो पता है वो रख दीजिए. तो ये कितना हो जाएगा t1 cos थीटा 1. व्हाट इज t2? t2 is root of 2mg cos theta 2. Theta 2 is what? 45. Cos theta 2 cos 45. Cos 45 1 by root 2. पीछे क्या है mg. अच्छा ये root 2 से root 2 कटा, यहाँ पे बचा mg प्लस mg, तो हो जाएगा t1 cos theta 1 is 2mg. Call this as equation 4. Do you get it? तो पहला इक्वेशन क्या है t1 sin theta 1 is mg, यहाँ पर क्या है t1 cos theta 1 is 2mg. आ रहा है समझ में या बाउंस हो रहा है? पक्का? अब क्या करोगे वापस वही कर दो 3 डिवाइड बाई 4. आया ना? सो इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर दो. तो अगर आपने डिवाइड किया तो क्या मिलेगा आपको? डिवाइड करने पे t1 से t1 कटेगा. sin थीटा 1 बाय cos थीटा 1 इज tan थीटा 1, और इस तरफ क्या है mg अपॉन 2mg 1 बाई 2. तो व्हाट इज थीटा 1? tan inverse of 1 by 2. Do you understand this? ये आया आपका थीटा 1. आ रहा है समझ में? और अभी एक चीज और निकालनी है, t1 भी तो निकालना है. टेक अ मोमेंट, थिंक हाउ कैन वी फाइंड t1. क्या करने से मुझे t1 मिल जाएगा? अगर मैं दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो इक्वेशन 3 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 4 का स्क्वायर. जगह का मैं थोड़ा डायरेक्टली करूंगा. इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर क्या होगा? t1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस t1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1. t1 स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 विच इज 1. इन शॉर्ट बचा क्या? t1 स्क्वायर. आपको चाहिए तो वीडियो को पॉज करते करते लिख ले लेना वो स्टेप भी. वापस इक्वेशन 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके मैं ऐड कर रहा हूं. तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? t1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये क्या होगा t1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो t1 स्क्वायर कॉमन आएगा ना, अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 व्हिच इज इक्वल टू 1. तो इन शॉर्ट यहाँ पर आपका बाहर जो t1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया था वही बचा. राइट साइड पे क्या होगा? mg का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 mg का स्क्वायर. अरे यार ये क्या होगा? mg का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 mg का स्क्वायर, उसमें 2 में 4 हो जाएगा ना mg का स्क्वायर. आर यू गेटिंग इट? तो व्हाट इज t1 स्क्वायर? इधर आगे कुछ नहीं वाला 1 ना, तो 1 mg स्क्वायर प्लस 4 mg स्क्वायर इज 5 mg स्क्वायर. तो रूट लिया तो t1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 mg. डू यू अंडरस्टैंड? देखने जाए तो डायग्राम में बहुत ज्यादा बोर्ड पे खिचड़ी हो गई है, बट अगर जिसने ध्यान दिया उसको सब समझ में आ रहा है. आर यू गेटिंग इट? व्हाट डिड वी डू? टेल मी. पहले हमने दोनों ब्लॉक्स का नीचे वेट बता दिया. अब दूसरा ब्लॉक तो यहाँ पे रहा ही नहीं, बट ठीक है, दोनों का वेट बनाया. जिस तरफ भी रस्सियां थी उस तरफ टेंशन बनाया, और उसके बाद सिंपल सा पहले नीचे वाले बॉडी पे नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस इज 0, नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस इज 0. फिर आप ऊपर वाले बॉडी पे गए, नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस इज 0, नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस इज 0. अगर आप देखोगे करने के लिए तो हमने इस क्वेश्चन में बहुत कुछ किया है, बट फिजिक्स का तो एक ही कंसेप्ट यूज किया है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, कि नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस इज 0, नेट फोर्स ऑन, बाकी सब मैथ्स है यार. दो इक्वेशन को डिवाइड करना, इसकी वैल्यू उसमें डाला, फिर यहाँ पर क्या किया? दो इक्वेशन को डिवाइड किया, स्क्वायर करके ऐड किया. दिस इज ऑल मैथ्स. डू यू गेट इट? आ रहा है ये समझ में? प्लीज गो थ्रू इट. सो लास्ट क्वेश्चन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि देयर इज अ वॉल and from this wall there is a string and there is a pulley. इस पुली से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है and the mass of that block is m, and ये सेम स्ट्रिंग एक और पुली से पास होके एक और मास के तरफ जा रही है. and this pulley, this is a stand. देखिए
पिलर जैसा कुछ होगा। आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन? ये पूरा एक ही रस्सी है। डू यू गेट इट? एंड ये पुली है, पुली पे यहाँ पे ब्लॉक है M, यहाँ पर ब्लॉक है M, एंड दिस एंगल इज थीटा, this angle is theta, and your job is to find out this angle theta and everything else is given in equilibrium. कोई भी चीज ऊपर नीचे कहीं पे जा नहीं रही, लेफ्ट राइट जाने का कोई स्कोप नहीं है क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे लेफ्ट राइट में। तो दैट इज द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल थीटा। तो ये आप डायग्राम बनाओगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या लिखोगे? फाइंड थीटा इफ all the pulleys, all the blocks, everything is in equilibrium. Fine. Problem statement के बाद you will redraw the question and then let's see what do we do. This M has mg downward. This M has mg downward. यहाँ पर टेंशन लगेगा T. वही सेम टेंशन यहाँ पर भी तो लगेगा T. रस्सी सेम है ना, तो टेंशन हर जगह पे सेम होगा टी। आपको जरूरत पड़े तो आप ये टेंशन यहां पर भी कर सकते हो, बट ये टेंशन दीवार पे लग रहा है, फिर आई मीन दीवार वाले स्ट्रिंग पे आ रहा है, इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली, बट टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी सेम। आर यू गेटिंग इट? ओके। यहां पर नीचे mg है तो यहां पर ऊपर टेंशन आएगा, लेट्स से, अच्छा इसको मैं T1 1 1 1 कर देता हूं क्योंकि ये वाले टेंशन को मैं लिखने वाला हूँ T2, तो एक T2 यहां पर भी आएगा नीचे। आर यू गेटिंग इट? आ रहा है समझ में? पक्का? अब आप इस वाले ब्लॉक को अगर देखते हो तो क्या लिखोगे? ये वाला ब्लॉक ऊपर नीचे कहां जा रहा है? कहीं नहीं। अरे यार, दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम ऑन एक्स एक्सिस ऑल्सो एंड ऑन y एक्सिस ऑल्सो। y एक्सिस का इक्विलिब्रियम मतलब क्या? ऊपर वाला और नीचे वाला फोर्स दोनों कैसा है? तो T1 इज इक्वल टू mg। और अगर आपने इस वाले बॉडी को देखा तो आप क्या लिखोगे? T2 इज इक्वल टू mg। तो T1 इज mg, T2 इज mg, मतलब T1 और T2 आपस में कैसे हैं? सेम है। ये आ गया आपका पहला। दोनों ब्लॉक को देखकर आपने y एक्सिस को लिखा। नाउ यू थिंक ऑफ दिस पुली। जरूरी नहीं है कि हमेशा हम ब्लॉक को ही पढ़े, आप पुली को भी पढ़ सकते हो। अगर इस पुली को मैं दोबारा ड्रॉ कर लूं तो उस पुली की हालत देखो ना। इस पुली पे एक टेंशन इस तरफ है, एक टेंशन इस तरफ है, और एक टेंशन नीचे की तरफ भी तो है। तो नीचे कौन सा टेंशन है? तो ये आ गया आपका T2। आर यू गेटिंग इट? और इस दोनों तरफ क्या है? यहां पर है T1, यहां पर भी है T1। डू यू गेट इट? ये मैंने क्या बनाया? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। व्हाट डिड आई मेक? टेल मी। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, बोलो आ रहा है समझ में? अब आप थोड़ा सा सोचिए, अगर आप यहां पर एक रेफरेंस लाइन बना लेते हो तो ये Z बना, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। बाय सिमेट्री में इस एंगल को भी क्या ले लेता हूं? थीटा। तो अगर वो रेफरेंस लाइन मैंने यहां पर बनाई तो ये एंगल थीटा और ये एंगल भी कैसा? थीटा। डू यू गेट इट? दैट्स इट, यू आर डन नाउ। इफ दिस इज T1, दिस इज थीटा, दिस इज T1 cos थीटा, और ऊपर क्या आएगा? T1 sin थीटा, और ये यहां से हटेगा। इफ दिस इज T1, दिस इज थीटा, दिस इज T1 cos थीटा, एंड दिस विल बी T1, तो दो बार आ जाएगा ना, नहीं लिख रहा मैं, एक और बार। आ रहा समझ में? T1 थीटा cos sin, और इस तरफ भी है T1, तो इस तरफ cos, ऊपर sin, तो ऊपर दो बार आ गया ना T1 sin थीटा, तो ऐड होके 2T1 ही तो बनेगा। दैट्स इट। अब क्या? वही चीज, ये आपकी पुली है, यहाँ पे देखो ना, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। तो पुली तो आपका लेफ्ट राइट नहीं जा रहा ना, पुली तो आपको ऊपर नीचे नहीं जा रहा, मतलब लेफ्ट वाला फोर्स इज इक्वल टू और ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू। ठीक है, फिर लेफ्ट वाला फोर्स क्या है? T1 cos थीटा। राइट वाला फोर्स क्या है? T1 cos थीटा इज इक्वल टू T1 cos थीटा। हाँ, तो मतलब 1 इक्वल टू 1 ना, LHS RHS सेम हो गया, तो कुछ मत लिखो फिर। अब क्या लिखोगे? ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑन y एक्सिस आल्सो 0, तो क्या लिखोगे?
2t1 sin theta is equal to t2, but t1 and t2 are already same, so sin theta is half. Sin theta is half मतलब theta is 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल आपका कितना आ गया, 30 degree. Do you get it? So this is how we can take care of questions on translational equilibrium. How many questions did we do? In the next lecture when we meet, we will study about what? Rotational equilibrium. तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि rotational equilibrium के लिए आपको एक quantity पढ़नी पड़ेगी. That quantity is called as what? तो first we will complete torque, और torque होने के बाद मैं आपको, जैसे हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि नेट फोर्स ऑन y एक्सिस इज 0, नेट फोर्स ऑन x एक्सिस इज 0, यहाँ पर आता है नेट टॉर्क इज 0. टॉर्क के लिए ये लेटर यूज होता है, ये शायद मैंने वेक्टर्स के टाइम पे बताया था. यू हैव टू राइट t with an extended and curved tail. Are you getting it? Now, anyways, that is the matter of next lecture. But that is what we are going to do, rotational equilibrium. आज का ये लेक्चर समझ में आया? पांचों एग्जाम्पल्स समझ में आए? Watch the video nicely, write it everything, and we will meet in the next lecture. ठीक है? That is all for today. Goodbye all of you. Take care.